नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास कार्यक्रम इस वक्त में। मैं हूं निखिल सिंह और क्या है इस वक्त की बड़ी खबरें जिनके बारे में विस्तार से जानने समझने को लेकर आपके मन में जिज्ञासा है। क्या है इन खबरों के मायने, क्या है इनके पीछे का एजेंडा। गठबंधन की अपनी अपनी सियासत, संसद सत्र की बजट सत्र के दूसरे चरण की शुरुआत हो चुकी है और इसमें अपनी अपनी सियासत चमका रहे हैं तमाम दल। सरकार वक्फ बिल समेत 36 और विधेयक पेश कर सकती है, लेकिन विपक्ष का एजेंडा कुछ अलग है। कांग्रेस के वोटर लिस्ट से लेकर डीएमके की नई शिक्षा नीति और 3 भाषा पर सियासत के आखिर क्या है मायने, विस्तार से इस पर चर्चा करेंगे इस वक्त में। मुफ्त रेवड़ियों से बदहाल होती राज्यों की अर्थव्यवस्था, इस पर भी बात करेंगे। शॉर्ट सर्किट की सियासत से आर्थिक शॉर्ट सर्किट की शुरुआत हो रही है तमाम राज्यों में, या फिर कहें कि मुफ्त का चंदन गर्त में जाती अर्थव्यवस्था। क्या है असलियत, आपको दिखाएंगे। और बात होगी बिहार में चुनावी हलचल की, जो कि अब लगातार तेज हो रही है। चुनावी वर्ष है इस बार बिहार में, तो क्या आरजेडी और कांग्रेस बिहार में अलग अलग राह पर हैं? कांग्रेस क्या बिहार में अपनी जमीन तलाश रही है? तो क्या होगी तेजस्वी का आखिर स्टैंड? होंगे कई अहम सवाल और जवाब, लेकिन सबसे पहले इस वक्त की हेडलाइंस। संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण में वोटर लिस्ट पर चर्चा की मांग को लेकर विपक्ष का हंगामा। भाषा विवाद पर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का डीएमके पर वार। कहा, स्टालिन सरकार मुद्दे पर कर रही है राजनीति। पंजाब में तरनतारन पुलिस को मिली बड़ी सफलता। अंतर्राष्ट्रीय ड्रग माफिया शहनाज सिंह उर्फ शॉन भिंडर गिरफ्तार। लंबे समय से थी एफबीआई को तलाश। छत्तीसगढ़ में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के घर ईडी का छापा। शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बेटे चैतन्य के ठिकानों समेत 14 जगहों पर छापेमारी। मुफ्त की रेवड़ियां बांटकर चुनाव जीतने के चलन ने कई राज्यों की आर्थिक स्थिति का बैठाया भट्ठा। आर्थिक बदहाली को लेकर तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी के कबूलनामे ने चुनावी रेवड़ियों को लेकर तेज की बहस। और बिहार की चुनावी फिजा में दम दिखाने को तैयार कांग्रेस पार्टी। पूर्व कॉमरेड और कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार को लॉन्च करने की तैयारी। आरजेडी बनाम कांग्रेस के बीच सियासी संघर्ष के संकेत ने फिर उठाए इंडी गठबंधन की एकता पर सवाल। तो इस वक्त में सबसे पहले बात करेंगे गठबंधन की अपनी अपनी सियासत की। संसद में बजट सत्र का दूसरा चरण आज से शुरू हुआ है और यह सियासत भी इसके साथ तेज हुई है। केंद्र सरकार इस संसद सत्र में वक्फ बिल समेत 36 और विधेयक पेश कर सकती है, लेकिन विपक्ष का एजेंडा दरअसल कुछ अलग दिख रहा है। प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी ने लोकसभा में वोटर लिस्ट का मुद्दा उठाते हुए कहा कि पूरा विपक्ष ये चाहता है कि इस मुद्दे पर सदन में चर्चा हो, जबकि ये बात वो खुद जानते हैं कि सरकार वोटर लिस्ट नहीं बनाती है। विपक्षी सांसदों के हंगामे के बीच संसदीय कार्यमंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि स्पीकर ने सभी को बराबर समय दिया है, कभी भी पक्षपात नहीं किया है, लेकिन सदन की मर्यादा रखना भी बेहद जरूरी है। नई शिक्षा नीति और 3 भाषा को लेकर डीएमके संसद से लेकर सड़क तक इसे बड़ा सियासी मुद्दा उन्होंने बनाया है। सीएम स्टालिन इसे हिंदी थोपने की साजिश बताते हैं। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने डीएमके की सियासत का जवाब दिया है। धर्मेंद्र प्रधान ने डीएमके को सख्त लहजे में बेईमान बताया और छात्रों का भविष्य बर्बाद करने का आरोप लगाया है। प्रधान ने कहा कि डीएमके का एकमात्र काम भाषा की बाधाएं खड़ी करना है, वे सिर्फ शरारत कर रहे हैं। जानकार मानते हैं कि सरकार इस सत्र में वक्फ संशोधन विधेयक पारित करा सकती है। मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार वक्फ बिल पारित कराना चाहती है क्योंकि इसमें मुस्लिम समुदाय के कई मुद्दों का हल सुनिश्चित होगा। तमिलनाडु में 3 भाषा के मुद्दे पर आज शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि हाल ही में भारत सरकार ने तमिलनाडु सरकार से इस मुद्दे पर विस्तार से चर्चा की है। तमिलनाडु में पीएम श्री स्कूलों में केवल तमिल भाषा ही शिक्षा का माध्यम होगी। इसमें डीएमके का विरोध आखिर क्यों है?
पंजाब, कर्नाटक, महाराष्ट्र सभी पीएम श्री और नई शिक्षा नीति लागू कर रहे हैं। कोई किसी पर किसी भाषा को थोप नहीं रहा है। सवाल यह है कि अगर सिर्फ राजनीति करने के लिए ही सवाल होंगे तो फिर देश के करोड़ों बच्चों के लिए ज्ञान परंपरा को आगे बढ़ाने का जवाब आखिर कहां से मिलेगा। और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने संसद में विपक्ष के व्यवहार को अमर्यादित करार दिया। उन्होंने कहा कि संसद चर्चा के कुछ नियम होते हैं, कुछ कानून होते हैं जिसके तहत बहस की जानी चाहिए। कुछ दिनों से मैं देख रहा हूं कि हाउस में 267 रूल के तहत लोग सुबह सुबह नोटिस दे देते हैं और आपने एक बार नहीं अनेकों बार जो चेयरमैन साहब ने रूलिंग दी है 8 दिसंबर 2022 को और 19 दिसंबर 2022 को, उसको आप उसको नियम को ध्यान में रखते हुए और उस रूलिंग को ध्यान में रखते हुए आप 267 को रिजेक्ट करते हैं। ये जो प्रथा है ये कहीं ना कहीं विपक्ष के द्वारा इंस्टीट्यूशन को डैमेज करने का कुत्सित प्रयास है। The government under Prime Minister Narendra Modi is ready to discuss anything under this roof, whatever is to be discussed. But there are certain rules, there are certain regulations. कुछ नियम होते हैं, कुछ कानून होते हैं जिसके तहत बहस होती है। और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने सदन में मतदाता सूची का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि पूरा विपक्ष मतदाता सूची पर चर्चा की मांग कर रहा है। बिकॉज आपने सही बात बोली कि वोटर लिस्ट क्या सरकार बनाती है। मैंने नहीं बोला, नहीं, आपने बोला क्या, और आपने सही बोला कि सरकार वोटर लिस्ट नहीं बनाती है। मगर पूरे देश में वोटर लिस्ट पर सवाल उठ रहे हैं। हर स्टेट में, हर ऑपोजिशन के स्टेट में और महाराष्ट्र में ब्लैक एंड व्हाइट वोटर लिस्ट पे सवाल उठे हैं। तो पूरा ऑपोजिशन मिलकर सिर्फ ये बोलने दीजिए, पूरा ऑपोजिशन सिर्फ मिलकर ये कह रहा है कि वोटर लिस्ट पे यहां पे एक डिस्कशन हो जाए। ओके। आप बनाते नहीं हो, इसको हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, आप डिस्कशन तो कीजिए। तमिलनाडु की स्टालिन सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि राज्य सरकार के छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। At one point of time, Tamil Nadu government has ready to sign an MOU with Government of India for accepting PM Shri. Few of my members, few of my MP colleagues came to see me. They came to the honorable member who raised the question. She also came to see me with Honorable Education Minister of Tamil Nadu. They agreed. They went back. They have a U-turn. It is their problem. In Tamil Nadu state, Government of India is giving financial allocation to PM person. They are dishonest, my dear friends. They are dishonest. They are not committed to Tamil Nadu students. They are ruining the future of Tamil Nadu students. Their only job is to raise language passion. They are doing politics. They are doing mischief. This is unfortunate in the federal state. They can't put allegation against Government of India. They are misleading nation. They are doing injustice. They are doing injustice to students of Tamil Nadu. They are ruining the future of Tamil Nadu students. और इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए, चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान हैं, जुड़े हुए हैं। हमारे साथ डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं, जुड़े हुए हैं। डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा, बहुत स्वागत है आपका। दुष्यंत नागर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं और कांग्रेस की नीतियों के समर्थक माने जाते हैं। दुष्यंत जी, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ हमारे संवाददाता ऋषि कुमार भी जुड़े हुए हैं और विनोद मिश्रा हमारे कंसल्टिंग एडिटर भी जुड़े हुए हैं। ऋषि कुमार, सबसे पहले आपके पास आते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि बजट सत्र का दूसरे चरण की शुरुआत थी। उम्मीद की जा रही थी कि कुछ कामकाज हो सकेगा, लेकिन दरअसल जिसकी बात हम कह रहे हैं कि अपने अपनी डफली, अपना अपना राग, या ये कहें कि अपना अपना पॉलिटिकल एजेंडा, और शायद वही सबसे पहले आज के सदन में दिखा। कैसे देखेंगे इसका और क्या अपडेट्स हमको आप देंगे?
देखिए, आज से अगर हम देखें कि बजट सत्र का जो दूसरा भाग शुरू हुआ है, उसमें निश्चित तौर से आज विपक्ष की जो भूमिका रही वो अपने मुद्दों को उठाने की तौर पर ही देखी जाएगी, जबकि सरकार की पुरजोर कोशिश थी कि कामकाज को सुचारू रूप से आगे बढ़ाकर कुछ जो विधायी कार्य हैं उनको भी आगे बढ़ाया जाए। हालांकि कामकाज हुआ, कामकाज थोड़ा बहुत ही प्रभावित हुआ, लोकसभा सिर्फ एक बार स्थगित करनी पड़ी, लेकिन विपक्ष ने जो अपना पक्ष रखा उससे सरकार को बेहद आपत्ति हुई। खासतौर से राज्यसभा में जब हमने देखा कि सरकार की तरफ से कहा गया कि जो नियम 267 का जो मसला है उसको विपक्ष बार बार उपयोग करता है, एक दिन नहीं हर रोज उसको लाके रख देता है सदन के सामने और कहता है कि आप कामकाज स्थगित करिए और इन मुद्दों पर चर्चा करिए, और सभापति इसको बार बार खारिज भी करते हैं नियमों के अनुरूप न मानते हुए। इसको यहाँ पर हमने देखा कि नेता सदन ने कहा, इसका तीसरी प्रतिक्रिया भी दी, कहा कि इसमें पूरे मसले में विपक्ष को न सिर्फ नियमों के अनुपालन की जरूरत है बल्कि उनको प्रशिक्षण की भी एक बार मुझे लगता है जरूरत है। उन्होंने कहा कि क्योंकि बार बार जब कोई भी चीज होती है, और हमने देखा है कि कार्यस्थल प्रस्ताव के नोटिस जो है आजादी के बाद से अगर रिकॉर्ड निकाल को देते हैं तो बहुत कम निकाल किए गए, विशेष परिस्थितियों में ऐसा हुआ भी है, लेकिन वही अलग अलग मुद्दों को ला के रखना और अपने मुद्दों को हाईलाइट करने की चाह में उस नियम का दुरुपयोग करना, इस तरीके का आरोप आज ट्रेजरी बेंचेस की तरफ से खुलकर लगाया गया। वही जो विपक्ष है वो कहता है कि हम ये मुद्दों को रखना चाहते हैं। हालांकि इसमें एक और जो बीच का रास्ता है जो कि सभापति की तरफ से भी बीच में बार बार रखा गया है कि आप जिन मुद्दों को कार्यस्थगन प्रस्ताव के नोटिस के जरिए लाना चाहते हैं उन पर क्यों नहीं शून्यकाल के दौरान अपने मुद्दों को उठा लेते हैं। तो उसमें कई सांसद जब बोल लेते हैं तो वो मुद्दा उसी रूप में सामने आ जाता है, लेकिन कहा जाता है कि सियासत जो है ना वो क्या न करवाए। तो उसी का प्रतिरूप आज देखने को एक बार फिर से मिला और विपक्ष की तरफ से तमाम मुद्दों को रखा गया। हमने देखा कि लोकसभा में भी जो 2-3 मुद्दे ऐसे रहे, खासतौर से एक तो दक्षिण का मुद्दा रहा, डिलिमिटेशन का मुद्दा रहा, शिक्षा नीति से संबंधित मुद्दा रहा, और तीसरा मुद्दा अगर हम कहें जिसमें कि जो वोटर लिस्ट है उसको लेकर, तो एक तरफ हमने देखा कि इन सब मुद्दों को लेकर विपक्ष चाहता था कि चर्चा हो, लेकिन चर्चा होने जैसा माहौल नहीं था। हालांकि सरकार की तरफ से कहा गया कि वो किसी भी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए तैयार है। दूसरी तरफ से अगर हम लोकसभा में भी देखें तो वहां पर साफ तौर से जो शिक्षा मंत्री है उन्होंने एक बार फिर से विपक्ष पर वही आरोप लगाया कि आप सिर्फ मुद्दों को उठाने के खातिर आप जिस तरीके से अपने मुद्दों से भटकते हैं और गलत तथ्यों को सदन के सामने रखकर आप उनको हाईलाइट करना चाहते हैं। ये जो पूरी की पूरी बातें हैं तमिलनाडु सरकार के साथ किस तरीके से पहले बातचीत हुई और उसके बाद इसमें उन्होंने आरोप लगाया कि आप मुकर गए, तो ये पूरा का पूरी जो कवायद है सदन में आज देखने को मिली। हालांकि अभी दोनों सदनों में जो कामकाज है वो आगे बढ़ रहा है और विधायी कार्यों पर सरकार अपनी जो ट्रेजरी बेंचेस की तरफ से उनको चर्चा करके आगे बढ़ा रहा है। जी 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 निश्चित तौर पर। और आपने जिस तरह से कहा ऋषि की दरअसल सियासत क्या कुछ ना करवा दे, विनोद मिश्रा आपसे समझना चाहेंगे सियासत क्या कुछ ना करवा दे, जो एक बात अभी ऋषि कुमार ने कही, क्या ये जो एक प्रश्न उठ रहा है कि कार्य स्थगन प्रस्ताव के बजाय शून्यकाल में ही अपनी बात रख लें, या जरूरी है कि सब कुछ कामकाज रोक करके इन चीजों को उठाया जाए, और वो भी उसमें अगर फैक्ट्स तोड़ मरोड़ कर दिए जाए तो वो और भी गंभीर हो जाता है मामला। निखिल, मैं निखिल ये ऋषि कुमार की ही बात को थोड़ा आगे बढ़ाता हूं, क्योंकि मैं भी ये खोजने की तलाश कर रहा था कि ये हंगामा क्यों बढ़ पा, इस हंगामे की वजह क्या है। तो हमें ये ढूंढने समझने की पहले जरूरत है, हमारे दर्शकों को भी ये समझने की जरूरत है कि ये नई एजुकेशन पॉलिसी जो है क्या उसमें हिंदी की कोई बाध्यता है? तो नहीं है, कहीं भी एक भाषा को लेके ऐसी कोई बाध्यता नहीं है न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जिसमें उनको एक अनिवार्य के रूप में हिंदी रखना ही रखना है। जी। रही बात दूसरा कि जो तमिलनाडु के सारे सांसद जिस तरह से हंगामा कर रहे थे और कांग्रेस के सारे सांसद चुप्पी से देख रहे थे उस चीज को, तो सवाल इसका है कि क्या पीएम श्री योजना जो है क्या हमें नहीं समझना चाहिए कि पीएम स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया जो है वो एक इंडिया का एक रिवोल्यूशनरी स्टेप है बच्चों के एजुकेशन को लेके। यही बात जब आप धर्मेंद्र प्रधान को सुना रहे थे तो धर्मेंद्र प्रधान कह रहे थे कि भाई पीएम श्री स्कूल जो है, जो पीएम श्री स्कूल की जो स्कूल में प्राइमरी एजुकेशन में तमिलनाडु में तमिल उनकी मातृभाषा है और वो अनिवार्य है जी, और उसकी अनिवार्यता कहीं से भी उसकी डायल्यूट नहीं की गई है, फिर क्यों आपत्ति है भाई? सवाल इससे भी बड़ा है कि आप ये सोचिए कि सरकारी स्कूलों में जैसे पीएम स्कूल की बात करते हैं, पीएम श्री योजना की बात कर रहे हैं, ये एक बहुआयामी आप कह सकते हैं कि ये भारत के
प्राइमरी एजुकेशन को लेके इतना कमाल का ये इस योजना में है कि सारे गरीब के बच्चों को, टैलेंटेड बच्चों को उसमें एक मुख्य धारा में शामिल करने की एक ये बेहतरीन स्कीम है जी। उसमें 27,500 करोड़ रुपए इस बजट में रखा गया, जहां तक मुझे याद है 27,500 करोड़। और इस योजना के में अगर आप ये कह रहे हैं कि हम एनईपी को लागू यहां नहीं होने देंगे, तो क्या ये तमिलनाडु के उस गरीब बच्चों के साथ जुल्म नहीं है? अगर तमिलनाडु में सारे प्राइवेट स्कूलों में 3 भाषा का जो है वो वहां पे लागू है, वहां कोई भी भाषा, हिंदी हो, तमिल हो, तेलुगु हो, कोई भी भाषा वहां के मातृभाषा के अलावा लोग सीख सकते हैं, बच्चे एडॉप्ट कर सकते हैं, उसमें कहीं से ये बाध्यता नहीं है। तो फिर इलेक्शन के समय में क्यों तमिलनाडु में डीएमके को वहां सिर्फ ये भाषा का एक बड़ा विरोध सामने आ जाता है और वो भाषा ये युद्ध की बात करने लगते हैं? यही बात सबसे इंपॉर्टेंट चीज समझने की बात है निखिल, कि जिस बात को राहुल गांधी उठा रहे थे मुद्दा में, क्या इलेक्टोरल रोल का इशू उठा के आप इस इलेक्शन प्रोसेस को और चुनाव आयोग को कटघरे में करना चाह रहे हैं? वो भी संसद की इस गरिमा में क्या ये इजाजत है कि आप हमेशा इलेक्शन में पिछले 5 सालों से लगातार आप चुनाव आयोग पे सवाल उठाते हैं, चुनाव आयोग आपका हर बात का जवाब देता है, उसके बाद भी आप एक बात डॉट लेके आते हैं, जबकि वह तय है कि इलेक्टोरल रोल में सरकार की कोई भूमिका नहीं है, लेकिन आप जवाब चाहते हैं, आप चर्चा चाहते हैं। इसी तरह के जितने भी आप ये बात देखें, तो बात ऋषि कुमार कह रहे थे कि सिर्फ सियासत आपको करनी है, तो भाई ये जनता 140 करोड़ देश के जनता का सवाल का जवाब अगर संसद से नहीं मिलेगा तो कहां से मिलेगा? अगर राजनीतिक दल अपने छोटे छोटे इशू को और चुनावी मुद्दों को लेके ही हमेशा वहां लड़ते भिड़ते रहेंगे। ठीक है, दुष्यंत कुमार से इसका जवाब लेते हैं। दुष्यंत जी, तमाम बातों का जवाब तो आप देंगे ही। 2 प्रमुख मुद्दे दरअसल, एक तो जो राहुल गांधी ने वोटर लिस्ट का मुद्दा उठाया, ये बार बार ये कहा जा रहा है कि अब तक 90 चुनाव उनके अगुवाई में हार चुके हैं, वो कब तक इसी तरह के मुद्दे उठा करके और इस तरह की बातें वो संसद में करते रहेंगे? दूसरी बात, जो बात हो रही है वो हो रही है जो त्रिभाषा की जो सामने लेकर के आई है और जिस पर डीएमके का अपना स्टैंड है। उस पर डीएमके कह रही है कि भाई तमिल भाषा को पीछे छोड़ा जा रहा है, हिंदी को थोपा जा रहा है, जबकि सच शायद ऐसा नहीं है, ये आप भी जानते होंगे। कांग्रेस का क्या स्टैंड है इस पर? देखिए, पहले तो मिश्रा जी ने देश के समक्ष बहुत बड़ा झूठ बोला, मैं उसको एक्सपोज करना चाहता हूं। आपने कहा कि चुनावी सिस्टम में सरकार का कोई रोल नहीं होता, बताइए। बीएलओ से चुनावी सिस्टम की बात नहीं कही थी, जहां तक मुझे ध्यान आ रहा है उन्होंने कहा कि इलेक्टोरल रोल तैयार करने में सरकार के रोल की बात कही गई, चुनावी सिस्टम की बात नहीं। अब सिस्टम में तो सब कुछ आ जाता है, इसलिए शब्दों पे ध्यान दीजिएगा जी। चलिए मैं संशोधन कर लेता हूं आपकी अनुमति। जितने लोग कार्यरत हैं वो सब सरकारी नुमाइंदे हैं। और दूसरी बात, जब आप निर्वाचन आयुक्त का चयन ही गृह मंत्री और प्रधानमंत्री दोनों बैठ के कर रहे हैं, तो वो तो सरकार के ही हुए ना। आपने चीफ जस्टिस को हटा दिया, नेता प्रतिपक्ष गए, उन्होंने अपनी आपत्तियां दी, उनको आपने उठा के डस्टबिन में फेंक दिया, तो फिर आपको जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी। और राहुल जी क्या मांग रहे? कोई चांद नहीं मांग रहे कि चांद दे दो मुझे, कह रहे भाई हमें आप लिस्ट दे दीजिए। एक महाराष्ट्र में एक घर पे 1,000 वोटर रजिस्टर्ड हैं, सॉरी, ऐसी खबरें चल रही है मीडिया में, तो क्या ये सारी प्रक्रिया के ऊपर शंका नहीं उठाती? आपकी प्रक्रिया पारदर्शी नहीं है। फिर आप बात करते हैं आप 90 चुनाव हार चुके, आप 100 हार चुके। अरे भारतीय जनता पार्टी तो 1936 से जब ब्रिटिश काल में चुनाव हुआ था तब से हारती रही, और इतना हारी 80 में तो 2 ही सदस्य रह गए। लेकिन ये तंज नहीं चलाए किसी ने। कांग्रेस ने अवसर दिया बराबर का, पारदर्शिता रखी। आज मौका आपका है, आपके ऊपर सवाल उठ रहे हैं। कौशल कांत मिश्रा जी हंस रहे हैं, आप जवाब दीजिए, लोगों को संतुष्ट करिए। नेता प्रतिपक्ष जो मांग रहे हैं उनके सामने रखिए, उनका संवैधानिक अधिकार है, आपको देना पड़ेगा। बच कैसे सकते हैं आप? दूसरा मुद्दा आ गया भाषा का। भाई भाषा किस बच्चे को क्या पढ़ना है वो स्वयं तय करेगा, उसके अभिभावक तय करेंगे। आप क्यों उसमें घुसे जा रहे हो? और रही बात केंद्रीय मंत्री की, केंद्रीय मंत्री एक राज्य सरकार को बेईमान कह रहे हैं। बताइए, संसद के अंदर खड़े होकर कानीमोझी जी का आरोप है, तमिलनाडु के लोगों को ऐसा भी कहा जा रहा है। ये क्या है?
ये कौन सा सिस्टम चल रहा है देश में, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा। ठीक है, लोगों को अपमानित करने ठीक का है, जवाब ले प्रयास किया लेते जा हैं रहा है। कौशल कांत मिश्रा से। कुछ बातों पर जो मुझे आपके साथ नहीं कुछ बातों बैठे, पर उनको मुझे थोड़ी सी अपमानित आपत्ति कर थी। रहे हैं। ठीक है, आपकी बात आ गई। कुछ ये बातों पर मुझे आपकी आपत्ति थी, हालांकि कोई मैं है तो समझता हूं कि उस संशोधन पर कर लेता हूं, जो मेरे को कोई उसमें नहीं है, मैं किसी को झूठी वो बात नहीं करना नहीं, चाहता। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आपने अपनी बात रखी। मैं कुछ बात कहना चाहता था, फिर मुझे लगता है कि कौशल कांत मिश्रा ही इसका जवाब देंगे। वैसे जो है आपने कहा कि तमिलनाडु के लोगों को असभ्य कहा गया, मुझे नहीं लगता है कि किसी मंत्री, किसी नेता या किसी सरकारी नुमाइंदे ने तमिलनाडु के लोगों को असभ्य कहा। तो इस तरह की बातें अगर आप फैक्ट्स के साथ रहेंगे तो थोड़ा डिबेट में मजा आएगा। लेकिन कौशल कांत मिश्रा बहुत सारे आरोप ये लगाया इन्होंने कि मीडिया में चल रहा है कि वोटर लिस्ट आप बदल दे रहे हैं, तो राहुल गांधी इसलिए कह रहे हैं कि हमको वोटर लिस्ट दे दिया जाए। इसी तरह से भाषा आप थोप रहे हैं ये, जबकि अभी हमारे अपनी रिपोर्ट में भी बताया कि कोई भी भाषा किसी पर थोपी नहीं जा रही है। लेकिन दुष्यंत नागर जी भी वही बात कह रहे हैं जो डीएमके कह रही है। निखिल जी, सबसे पहले तो ये समझिए कि जगाने की बात उसकी हो सकती है जो सो रहा हो। जो आदमी सिर्फ सोने का नाटक कर रहा हो उसे जगाया नहीं जा सकता, और कांग्रेस इसी मोड में है। हम उसको कितना भी करेक्ट करते रहेंगे वो नहीं जागेगी, वो कुछ न कुछ कमियां निकालती रहेगी। इन्होंने इलेक्टोरल रोल्स की बात की। इलेक्टोरल रोल्स में जब भी इलेक्शन हुए हैं, हर इलेक्शन के पहले आंकड़े ये साबित करते हैं कि कुछ न कुछ उसमें फेरबदल होती है, और वो फेरबदल आंकड़ों के मुताबिक क्लियर है कि हर इलेक्शन के पहले होती है। और जो भी फेरबदल, महाराष्ट्र की अगर हम बात करें तो जो सबसे ज्यादा मुस्लिम प्रभावित एरिया रहे हैं वहीं पर इलेक्टोरल फेरबदल ज्यादा हुई है। ये डॉक्यूमेंट कहते हैं, ये फैक्ट है। दूसरी चीज, भाषा की बात की। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में, मैं हिंदी पट्टी से आता हूं तो वहां हिंदी भाषा के बारे में प्राथमिकता दी गई। कोई वेस्ट बंगाल से आया तो वहां उसकी प्राथमिकता दी गई है। कोई राजस्थानी से आया है वहां हिंदी हो सकती है। गुजरात में गुजराती की प्राथमिकता है, मलयालम, केरल में मलयालम की प्राथमिकता है। तो जो लोकल लैंग्वेज है उसको प्राथमिकता दी गई है। उसका ये मतलब कहीं से नहीं है कि हिंदी थोपी गई है, लेकिन संवैधानिक रूप से ये सच्चाई है कि हिंदी हमारे देश की राष्ट्रभाषा है। तो हमें उसका वो सम्मान करना पड़ेगा। जिस तरह से हम राष्ट्रपिता का सम्मान करते हैं, जिस तरह से हम राष्ट्र का सम्मान करते हैं, उसी तरीके से राष्ट्रभाषा का भी सम्मान सबको करना चाहिए। इसका ये मतलब नहीं है कि आप अपनी लोकल भाषा का अपमान करें, बिल्कुल नहीं। तीसरी चीज इन्होंने कही जो आपने ऑलरेडी उठा दिया कि तमिल के लोगों के बारे में जो इन्होंने एक नेगेटिव टिप्पणी की, एक भी फैक्ट नहीं है। ये एक ऐसी सरकार है जो तमिल काशी संगम को यहां तक लाती है। ये एक ऐसी सरकार है जो सेंगोल प्रक्रिया जो साउथ इंडिया में होती थी उसको ला करके पूरे राष्ट्रीय लेवल पे ले आती है। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम मानते, हम सम्मान देते हैं कि तमिल सारी भाषाओं की जननी है। तमिल और संस्कृत लगभग एक जैसी है। मैं इसमें एक्सपर्ट नहीं हूं कि कौन सी ज्यादा पुरानी, पर दोनों को उचित स्थान दिया गया। पर समस्या क्या है कि कांग्रेस क्यों सोने का नाटक कर रही है? कांग्रेस की हमेशा से पॉलिसी रही है, जो इनके डीएनए में अंग्रेजों ने डाल दी है, कि डिवाइड एंड रूल। पहले जब देश आजाद हुआ, इन्होंने मुस्लिम को जोड़ा, हिंदुओं को दलितों में और नॉन दलितों को जोड़ा। फिर जब और आगे बढ़, फिर इन्होंने सबको जोड़ा, दलितों। फिर जब इलेक्शन में हारने लगे तो इन्होंने फिर हिंदुओं को तोड़ा, फिर और जातियों में बांटने की कोशिश की। एक समय यही इंदिरा गांधी थी जो कहती थी जात पर न पात पर, मुहर लगेगी हाथ पर। और उस जमाने में 72 में वो नारा देती थी गरीबी हटाओ का। आज भी इनके नेता राहुल गांधी गरीबी की बात करते हैं और जातिगत जनगणना के ऊपर पूरा इलेक्शन लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। जब कुंभ के समापन के बाद जो भारतीय नहीं, विश्व लेवल पे मानव इतिहास में से होने वाला सबसे बड़ा किसी भी धर्म का समागम है, तो इनको जातीयता टूटती हुई नजर आई। इनको लगा कि अब तो हम इनका डिवाइड करने वाला जो पॉइंट था वो खत्म होता जा रहा। तो अब ये किस लेवल पे जा रहा है? एकदम न्यूनतम और निचले लेवल पे जा रहे हैं। दुष्यंत नागर से जवाब ले लेते हैं। भाषाओं में डिवाइड करने की कोशिश करें। ठीक है दुष्यंत नागर, बहुत सारे आरोप हैं और एक आरोप तो ये है कि भाषा के नाम पर, चीजों के नाम पर डिवाइड करने की कोशिश की जा रही है, और उसमें किस तरह से आप लोग हमेशा करते रहे हैं। ये कह रहे हैं कि अब तो डीएमके वाले मामले में भी आप साथ ही खड़े हुए हैं।
सर, हिंदी को राज्य भाषा, राष्ट्रभाषा बनाने की शुरुआत ही कांग्रेस पार्टी ने करी है। ये क्या करेंगे हिंदी के सम्मान की बात? इनके मन में तो विचार जागा 11 वर्ष के बाद। एक गंभीर बात देश के समक्ष रखना चाहता हूं और मिश्रा जी से भी इसका जवाब चाहता हूं। भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है? हिट एंड रन। यूएस एड का मुद्दा आपके यहां था, लेकिन अगर आज राज्यसभा में नोटिस दिया गया तो उस पर चर्चा नहीं हुई। जब तक इनको वो सुलभ था, इनके नैरेटिव को बिल्ड कर रहा था, तब तक यूएस एड पे चर्चा हो रही थी। समझ आता। और अब जब उसमें नए फैक्ट्स आए हैं, अब ये चर्चा से बच रहे हैं। भाई, यूएस एड के मुद्दे पे आप चर्चा करिए ना, संसद में चर्चा करिए। किसको लाभ प्राप्त हुआ? आपने खूब कांग्रेस के ऊपर कीचड़ उछाला, लेकिन आज जब सच्चाई सामने आई है तो आप उससे भाग रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी मुख्य मुद्दों से, जैसे कि वर्तमान में मुद्दा चल रहा है, देश की अर्थव्यवस्था कठिन दौर से गुजर रही, उनसे ध्यान को हटाने के लिए अन्य मुद्दों में उलझाने का काम करती है। 11 वर्ष से इस देश में मात्र यही चल रहा है। ठीक है, ठीक है, जवाब ले लेते हैं। इससे पहले कि मैं इस पर जाऊं, विनोद मिश्रा, आप कुछ इसमें जोड़ना चाह रहे थे? मैं इसलिए आना चाह रहा था निखिल कि ये आते ही सबसे पहले जो नागर साहब ने मेरे पे ही आरोप लगा के उन्होंने अपना वक्तव्य शुरू किया था। नागर साहब, पहले तो एक बार पन्ना पीछे पलट लीजिए और पीएम श्री योजना को समझ लीजिए कि पीएम श्री योजना क्या है। एक बार सुन तो लीजिए, आप बहुत ज्ञानी आदमी आप हैं, मैं आपसे बहस नहीं कर सकता, आप बहुत ये हैं, लेकिन अब सवाल यह है कि पीएम श्री योजना क्या इसमें किसी स्टेट में हिंदी के लिए रखी गई थी? अगर नहीं रखी गई थी तो पहले आप अपना उसको वापस लीजिए। जो आप कह रही है, आप सीधे सीधे कह रहे थे कि केंद्र सरकार क्यों भाषा की बात कर रही है। सवाल यह है कि इस देश में ऐसा कब तक चलेगा? जो भाषा युद्ध की बात करते हैं डीएम के, उस पे बोलने के लिए तो आपके पास हिम्मत नहीं है। जो आप कह रहे हैं कि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के साथ में, उससे पहले जो 3 भाषा का फार्मूला आया था 3 लैंग्वेज का, वो भी कांग्रेस की ही सरकार में बनी थी। कहां लागू कर पाए आप? कहां कोई बात कर पाए थे? यार, ये आप गरीब लोगों के बच्चों के साथ में एक जुल्म कर रहे हैं। एक बच्चा जब दूसरी और भाषा सीखता है, मैं एक बिहार से हूं, मैं अपने रीजनल लैंग्वेज छोड़ के जब मैं दिल्ली में आता हूं तो मुझे लगता है कि मुझे और 1-2 भाषा होनी चाहिए, तभी हम अपनी रोजी रोटी चला सकते हैं। ये चीजें अगर तमिलनाडु के लोग करना चाहते हैं तो आप उसको रोक रहे हैं। आप तमिलनाडु में किसी ने मना किया है कि वहां आप तमिल को छोड़ के आप वहां तीसरी भाषा में तेलुगु और दूसरी भाषा मलयालम को ले लीजिए? नहीं, किसी ने नहीं रोका है। आप क्यों नहीं लेते हैं? आपकी ये जिद है कि हमारी ये जिद है कि हम सिर्फ तमिल को ही अपनी बात करके वहां डीएमके का अपना वो पेरियार का जो फार्मूला का, इस बात को हम 40-50 साल से जारी रखेंगे। इस सियासत में आप फंसे हुए हैं, आप उस 4-5 सीट के मोह में फंसे हुए हैं। ये तो शर्म कांग्रेस पार्टी को होनी चाहिए, जो 40 साल से वो पार्टी अपना आधार नहीं बना पाई तमिलनाडु में। आज बीजेपी कम से कम 11% वोट लेके, ये बात तो सामने में विपक्ष की भूमिका में है। अन्नामलई, कहां है आपके कौन पार्टी के नेता वहां पे खड़े हुए? ठीक है, तो दुम आने से राजनीति नहीं होती। दूसरी बात, जब आप कह रहे थे संसद में भी बात चर्चा पे कर रहे थे, क्या ये आज देश की चर्चा में इलेक्टोरल रोल पे चर्चा राहुल गांधी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट लगता है? क्या इस देश के सामने में इतनी बड़ी समस्या के बीच में उनके लिए ये समस्या इसलिए है कि वो ऐसे ही सवाल उठाते हैं जिसमें किसी इंस्टीट्यूशंस को वो सवाल उठा सके? आप जब सवाल उठाते हैं डिलिमिटेशन का, तो आप डिलिमिटेशन में भूल जाते हैं कि यही राहुल गांधी है जो कहते थे जिसकी जितनी आबादी उसका उतना हक। तो आप तमिलनाडु के लोग और आंध्रा के लोग कह रहे हैं बच्चे और पैदा करो। ठीक है, आप उलझा रहे हैं देश को। ठीक है, देश की इतनी समस्या के बीच में हमें अपने नेतृत्व से एक्सपेक्टेशन है कि वो समाधान की तरफ देश को ले जाए, और संसद इसी के लिए है। और आप जो बात कह रहे थे मिश्रा जी कि वो सीधे सीधे आप कौन सोए हुए को जगे हुए को जगाएगा? आप सिर्फ अगर राजनीति के लिए ही संसद को आपने बनाया हुआ है तो आप ये समझ लीजिए कि इस देश में और विधायी कार्य है, जो विधायी कार्य भी होने हैं और ये सरकार की मजबूरी है। उसमें वक्फ बिल भी है नागर साहब, वो भी आना है। ठीक है, ये सारा घेराबंदी इसी के लिए हो रहा है। ठीक है, ठीक है, दुष्यंत नगर जी आ रहे हैं आपके पास। दुष्यंत नगर जी आ रहे हैं आपके पास, सुनिए, सुन तो लीजिए। अरे सुन तो लीजिए। मैं इसमें
चाह रहा हूं कि ऋषि कुमार से भी मैं थोड़ा इनपुट लेना चाह रहा हूं। आप लोग बार बार जो इलेक्टोरल रोल की बात कर रहे हैं, ऋषि कुमार आप इलेक्शन कमीशन लंबे वक्त से कवर करते रहे हैं, इलेक्टोरल रोल को लेकर के जिस तरह से ये पूरे सदन में बार बार इसको उठाया जा रहा है, संसद भी आप कवर करते रहे और ये भी, क्या आपको नहीं लगता है कि ये जानबूझ करके इलेक्शन कमीशन को कटघरे में खड़ा करने की जैसी चीज है? और बिल्कुल देखिए, जहां तक चुनाव आयोग की भूमिका का सवाल है, तो चुनाव आयोग पर जिस तरीके से आजकल हमने देखा है कि लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं, हालांकि ये आरोप उस समय नहीं लगाए जाते जिस राज्य में चुनाव जीत लिए जाते हैं। जहां हार जाते हैं वहां पर चुनाव के दौरान वहां पर आरोप लगाने की संभावना ज्यादा बढ़ जाती है। बात तो तब अच्छी होती जब आप जहां जीत कर भी आए और तब भी कहते कि यहाँ पर ये सुधार होना जरूरी है। अगर झारखंड में किसी भी इलेक्टोरल रोल में गड़बड़ी नहीं है और सिर्फ महाराष्ट्र में है, तो ये एक प्रश्न है जो कि विपक्षी पार्टियों को सोचने की जरूरत है। जहां तक इस बार इस पूरे मसले पर चुनाव आयोग की बात करें, तो आयोग ने भी इन सब चीजों पर संज्ञान लेते हुए साफ साफ कहा, कई बार कहा कि अगर इलेक्टोरल रोल की बात है तो इस इलेक्टोरल रोल में जब ये इलेक्टोरल रोल तैयार होता है उस समय भी जो बीएलओ से लेकर और जो राजनीतिक दलों के जो प्रतिनिधि हैं वो भी उसमें शामिल होते हैं। ये आपत्तियां उसी समय दर्ज कराई जा सकती हैं और उसमें करेक्शन किया जा सकता है। किसी भी वोटर लिस्ट को करेक्ट करने या बदलाव करने की एक तिथि होती है और उस तिथि में संशोधन की तिथि होती है, पारदर्शी की प्रक्रिया है। अब लेकिन चुनावों के बाद किसी भी मुद्दे को उछालना, ये मुझे लगता है कि पक्ष की एक रणनीति का हिस्सा है ताकि वो उन मुद्दों से अपने आप को अलग ले जा सके और जनता के बीच में ये एस्टैब्लिश कर पाए कि हम जो हारे हैं वो किसी और वजह से हारे हैं। यही रणनीति, इसी वजह से मुझे लगता है इस पर बार बार ये मुद्दा उठता है। लेकिन इस पर अगर चर्चा भी हो जाती है, मान लीजिए पहले तो किसी और संस्था के बारे में, जैसे कि आज ट्रेजरी बेंचेस ने भी आरोप लगाया कि बार बार किसी तरीके से आरोप लगाने और नियमों का दुरुपयोग करके संस्थाओं को कमजोर करना, ये विपक्ष की आदत है। या ट्रेजरी बेंचेस खोलकर आरोप लगा रहा है। तो ये पूरा का पूरा जो मसला है, इसमें सियासत ज्यादा दिखाई देती है, क्योंकि इस पूरे मसले पर देखें, चुनाव की प्रक्रिया के दौरान अगर ये लिस्ट जब जारी होती है उसी समय आपत्ति कर दी बिल्कुल, आपका प्रश्न जी कारगर माना जाता है कि हाँ इसमें कुछ गड़बड़ी है। ठीक है, परिणामों के बाद अगर उसमें आरोप लगाना, ये सियासत ही नजर आता है। जी बिल्कुल। अब दुष्यंत नागर जी, आपके पास एक प्रश्न और ऐड हो गया है जो आप जवाब देना चाह रहे थे भाषा को लेकर के, वोटर लिस्ट के मुद्दे पर पे। जब चुनाव में जाहिर तौर पर वोटर लिस्ट जारी होती है उससे पहले, और ये बार बार कहा जाता है, जैसा कि अभी ऋषि कुमार ने कहा कि भाई अगर आपको कोई आपत्ति हो तो उस वक्त कहां गायब रहते हैं कांग्रेस के लोग और राहुल गांधी? देखिए, महाराष्ट्र का मैंने उदाहरण दिया, मैं पुणे बताना चाहता हूं। एक घर में 1000 आदमी का वोट बना हुआ है। विपक्ष की जिम्मेवारी है। एक घर में 1000 लोगों का वोट जब बना होगा, वोटर लिस्ट में आया होगा, वो जारी किया गया होगा, तो उस वक्त कहां थे आप? वोटिंग लिस्ट जब प्रकाशित होती है, लगातार समय बढ़ता रहता है और आचार नागर साहब उसको करेक्ट कीजिए, वो एक घर नहीं है, वो पूरा एक हॉस्टल है जिसमें कम से कम 4000 बच्चे पढ़ते हैं उस हॉस्टल में, जिसका नाम वो एक घर के रूप में लेके आप जो ये नैरेटिव बना रहे हैं उसको पहले करेक्ट कर लीजिए। आपने 2 बार ये बात कही है, बिल्कुल 2 बार आपने बात कही, इसको आपको मैंने करेक्ट किया है। दूसरा, जब आप इलेक्शन कमीशन पे बात कर रहे थे तो सुनिए, आप चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की बात कर रहे थे और राहुल गांधी के अनुमोदन का, संशोधन को कबाड़ में फेंकने की बात कर रहे थे। कभी आज इस देश में 60 साल तक इलेक्शन कमीशन की नियुक्ति सीधे सीधे पीएमओ से होती थी, कोई उसमें ना विपक्ष होता था ना कोई दूसरी की भूमिका होती थी। इस देश के आप हमसे बेहतर जानते हैं, इंदिरा गांधी, नेहरू जी से लेके इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, सारे गांधी से लेके सबने तो अपने अपने पसंद का इलेक्शन कमिश्नर बनाया है। तब तो इस देश में डेमोक्रेसी एकदम मजबूत था। और आज जब ये देश में एक कानून के तरह इलेक्शन कमीशन की नियुक्ति को रखा गया है, तब आपके सवाल खड़े हो जाते हैं। ठीक है, जवाब ले लेते हैं। जवाब दिए, जवाब दुष्यंत नागर जी। जी, मैं आपको स्पष्ट कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी ने कभी चुनाव आयोग के ऊपर कांग्रेस के समय कोई आरोप नहीं लगाया। लोग निष्पक्षता के साथ कार्य करते थे। टीएन शेषन जैसे नेताओं लोगों को बनाया जिन्होंने चुनाव की प्रक्रिया में व्यापक सुधार किए।
जिनको पूरी दुनिया में मान्यता टीएन है। सेशन, देखिए अब मैं उस मुद्दे में नहीं जाना चाह रहा हूं। टीएन सेशन को बनाया, उसी के बाद 2 और लगा दिए साथ में। पहले केवल एक मुख्य चुनाव आयुक्त होता था और उसी समय कहा गया था, उसी समय कहा गया था मैं जाऊंगा को सुधारने के लिए लगाए, वो किसी और कार्य के लिए, गलत काम करने के लिए तो नहीं लगाए। भारतीय जनता पार्टी का कैसी बात कर रहे हैं? ठीक है, ठीक है, ठीक है। वोट लूटे जाते थे, वोट लूटे जाते थे, बैलेट बॉक्स लेकर भाग जाते थे। आप दोबारा उसी प्रक्रिया को चालू करने की बार बार बात कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह से चुनाव में जो सुधार हुआ और जिस तरह से विपक्ष को उसमें रखा गया, वो तो इसी सरकार में रखा गया है, तो इसमें गलत कहां कह रहे हैं? जी सर, क्या बात कर रहे हैं आप? कितने कोई सवाल पूछते थे राजीव कुमार जी से, जवाब में एक शेर आता था। आप एक बार विपक्ष को बुलाइए, अपने सामने बिठाइए। कितनी बार बुलाया, कितनी बार बुलाया कि आइए ईवीएम हैक करके दिखाइए। चुनाव हारने के बाद, जो अभी ऋषि कुमार कह रहे हैं, चुनाव हारने के बाद आप कहते हैं ईवीएम हैक हो गई। वो कितनी बार आए, घंटों इंतजार करते रहे कि आपके एक्सपर्ट जाएंगे और दिखा देंगे। तब आपके पास और ना दूसरे जो विपक्षी दल हैं उनके पास भी कोई वो नहीं था, दम नहीं था। मैं तो सीधे कहूंगा, कौशल कांत मिश्रा, आपके आखिरी कमेंट्स। विधानसभा चुनाव के बाद में कांग्रेस, कौशल कांत मिश्रा के आखिरी कमेंट्स। ठीक है दुष्यंत जी सुन लीजिए। दुष्यंत जी, या तो आप जानबूझ करके एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ने कई बार विपक्षियों को बुलाया, इवन उसने तो पूरे 1 महीने का, शायद अगर मैं सही, 1 महीने का समय दिया था कि आप उनमें से जो आना चाहे आए और इलेक्टोरल मशीन को हैक करके दिखाए या उसको टेम्पर करके दिखाए। इसके अलावा कोई भी नहीं गया। इवन 19 के इलेक्शन के पहले भी कोई नहीं गया। हर बार ये बात आती है, हर बार आप उससे इलेक्शन लड़ते हैं, जब आप जीत जाते हैं तो उसके ऊपर सत्ता बनाते हैं और अपना चीफ मिनिस्टर बनाने की बात करते हैं, जब हार जाते हैं तो इलेक्शन मशीन के पीछे डंडा लेके दौड़ते हैं। दूसरी चीज, राहुल गांधी जी एक ऐसे, अगर आपके पास कोई साक्ष्य है तो कोर्ट में क्यों नहीं जाते? राम मंदिर के खिलाफ आपके यहाँ से नेता पहुंच जाते हैं, अफजल गुरु के लिए आपके नेता पहुंच जाते हैं केस लड़ने के लिए, आतंकियों को छुड़ाने के लिए आपके नेता पहुंच जाते हैं। अगर इतना घपला हो रहा है तो ये विपक्ष की रिस्पॉन्सिबिलिटी उतनी ही बनती है कि अगर सरकार नहीं सुन रही है तो जुडिशरी का इस्तेमाल क्यों नहीं करते? पर जुडिशरी में किस मुंह से जाएंगे? 5 बार से ज्यादा बार राहुल गांधी जी रिटर्न में हलफनामा दे करके माफी मांग चुके हैं। अभी एक लोकल कोर्ट ने 200 रुपए के मुचलके का टाइम दिया है। ये इस बहस को यहीं खत्म करते हैं, इस बहस को यहीं खत्म करते हैं जी। इस बहस लोकल कोर्ट ने 200 रुपए का मुचलका रखा हुआ, अगर राहुल गांधी नहीं आते हैं, ये तो राहुल गांधी की क्रेडिबिलिटी किसकी बात कर रहे हैं आप? ठीक है, ये बात जिस तरह से कही है, अगर आपके पास कोई सबूत हो, कोई साक्ष्य हो, तो उसको लेकर के आप अदालत में जा सकते हैं। दुष्यंत नागर, एक बात ये, और दूसरी बात कि ये बार बार जो भाषा के मुद्दे पर कहा जा रहा है कि ये इसमें हिंदी थोपी जा रही है, किसी भी तरह से हिंदी थोपी नहीं जा रही है। किसी भी तरह से आपके पास तमिलनाडु से लेकर के और पूरे देश में ये ऑप्शन है कि थर्ड, जो आपने कहा ना कि पेरेंट्स का और बच्चों का अधिकार होना चाहिए, तीसरी भाषा कौन सी चुने वो बच्चा और उसके पेरेंट्स ही अधिकार देंगे। और मजे की बात मैं आखिर में बताता हूं कि जितने तमिलनाडु में प्राइवेट स्कूल्स हैं, जो मंत्रियों के हैं, जो नेताओं के हैं, वो सब 3 भाषा का जो पैटर्न है वो चला रहे हैं। केवल सरकारी स्कूलों में लागू नहीं करना चाहते कि गरीबों के बच्चों का हक मार रहे हैं सीधे तौर पर। तो इस बात को भी हमको, आपको सभी को समझने की जरूरत है। थोड़ा सा सियासत से ऊपर उठेंगे, कम से कम इन गरीब गुरबों का, जो गरीब बच्चे हैं, जो नौनिहाल हैं, उनका ध्यान रखें। भाषा के नाम पर सियासत, जो सियासतदान हैं वो करते रहें, लेकिन कम से कम गरीबों का भी ध्यान रखें। बहुत शुक्रिया। अब मेरे पास आज समय नहीं है। बहुत शुक्रिया कौशल कांत जी, दुष्यंत नागर जी, विनोद मिश्रा जी और ऋषि कुमार जी, आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अपडेट्स के लिए। और रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तो बात होगी शॉर्ट सर्किट से। शॉर्ट सर्किट वाली मुफ्त रेवड़ियां आखिर किस तरह से बदहाल हुई है राज्यों की अर्थव्यवस्था। रुकेंगे ब्रेक के लिए। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। जीएलए यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद और बात करेंगे मुफ्त का चंदन गर्त में अर्थव्यवस्था। जी बिल्कुल, यानी कि हम बात कर रहे हैं शॉर्ट कट की सियासत से
शॉर्ट सर्किट होती अर्थव्यवस्था की। मुफ्त की रेवड़ियां बांटकर चुनाव जीतने का चलन कई राज्यों की आर्थिक स्थिति का भट्ठा बैठा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी की वो बात सच साबित हो रही है जब उन्होंने कहा था कि शॉर्टकट की सियासत से शॉर्ट सर्किट हो जाता है। चुनावी रेवड़ियां बांटने का वादा करके सत्ता हासिल करने वाली कुछ राज्य सरकारों को अब इस शॉर्ट सर्किट का सामना करना पड़ रहा है। आर्थिक बदहाली का आलम यह है कि कई राज्यों के पास कर्मचारियों को देने के लिए बमुश्किल वेतन भत्ते तक ही बचते हैं। विकास योजनाएं दूर की कौड़ी हो गई हैं। सब कुछ फ्री बी की योजनाओं को पूरा करने में होम हो जाता है। मुफ्त सुविधाओं पर तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी का स्पष्ट कबूलनामा सामने आया है जब उन्होंने स्वीकार किया है कि सरकार के पास पूंजीगत व्यय के लिए पैसे नहीं हैं। रेड्डी ने बताया है कि तेलंगाना को हर महीने 18,500 करोड़ रुपए की आय होती है, लेकिन चालू खर्च के लिए पर्याप्त राशि आवंटित की जाती है। रेड्डी ने कहा कि हर महीने वेतन और पेंशन के रूप में 6,500 करोड़ रुपए का भुगतान करना होता है 18,500 में से। इसके अलावा हर महीने ऋण और ब्याज के रूप में अतिरिक्त 6,500 करोड़ रुपए भी चुकाने होते हैं। इसका मतलब है कि हर महीने की 10 तारीख से पहले 13,000 करोड़ रुपए खर्च हो जाते हैं। राज्य के पास कल्याण और विकास की योजनाओं को चालू करने के लिए केवल 5,000 करोड़ रुपए ही बचते हैं 18,500 करोड़ में से। पूंजीगत व्यय के लिए कोई पैसा नहीं है। कमोबेश यही हालत हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक और पंजाब का भी है। लेकिन फ्रीबी के वादे को पूरा करना इन राज्यों की मजबूरी है। जहां हिमाचल प्रदेश में प्यारी बहना सुख सम्मान निधि के तहत महिलाओं को हर महीने 1,500 रुपए, तेलंगाना में महालक्ष्मी योजना के तहत 2,500 रुपए, कर्नाटक में गृह लक्ष्मी योजना के पात्र महिलाओं को 2,000 रुपए दिए जाते हैं। हाल ही में दिल्ली की वर्तमान सरकार ने 8 मार्च को चुनावी वादे के मुताबिक 2,500 रुपए महीना पात्र महिलाओं के खाते में डालने की घोषणा कर दी है। आलम यह है कि तेलंगाना, कर्नाटक, पंजाब आदि में हर वर्ग की महिलाओं को मुफ्त बस की सुविधा भी दी जा रही है। अब हिमाचल प्रदेश में आर्थिक संकट के चलते सुक्खू सरकार ने मंदिरों से पैसा मांगा है। सरकार ने मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना और सुखाश्रय योजना के लिए धन की मांग की है। हालांकि मंदिरों से पैसा मांगने पर अब सुक्खू सरकार घिर गई है और भारतीय जनता पार्टी ने सरकार पर सवाल उठाए हैं। आलम यह है कि सुक्खू सरकार राज्य में परिवहन कर्मचारियों का बकाया भुगतान नहीं कर पा रही है। राज्य के विश्वविद्यालयों में शिक्षकों कर्मचारियों के वेतन के लाले पड़े हैं। राज्य के कई विभागों के कर्मचारी बकाया मांगों को लेकर आंदोलनरत हैं। पंजाब सरकार महिलाओं को किए गए 1,000 रुपए के चुनावी वादे को पूरा नहीं कर पा रही है क्योंकि उसकी आर्थिक स्थिति बदहाल है। इन कल्याणकारी योजनाओं के नाम पर क्रिसिल रेटिंग के मुताबिक राज्यों का राजकोषीय घाटा कुल मिलाकर 1.1 लाख करोड़ रुपए रहने की उम्मीद है। सवाल उठता है कि चुनाव जीतने के लिए वादे करने से पहले पार्टियां राज्य की आर्थिक स्थिति का आकलन क्यों नहीं करती। चुनाव जीतने के लिए निहित स्वार्थ और सत्ता लोलुपता के लिए राज्य की आर्थिक स्थिति को दांव पर लगाने का राजनेताओं को क्या हक है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट द्वारा कहा गया कि लोगों को फ्री बीज के माध्यम से मुख्यधारा में लाने के बजाय क्या हम परिजीवियों का एक वर्ग तैयार नहीं कर रहे हैं। सही मायने में टिप्पणी समाज के हर वर्ग के लिए सोचनीय है और इस पर राजनेताओं के साथ वोटरों को भी सोचना होगा। और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू बीजेपी के आरोपों का जवाब देते हुए परहेज करते नजर आए। आरोपों का जवाब देने से उन्होंने कहा कि अब हमारे पास अपनी सरकार की योजनाओं के लिए बजटीय प्रावधान है तो हम दूसरों से पैसा मांगने की जरूरत नहीं है। ध्यान रहे कि उन्होंने मंदिरों से पैसा मांगा था अपनी सरकार की योजनाओं को पूरा करने के लिए। मुख्यमंत्री सुख आश्रय कोष के लिए सरकार की तरफ से बजट रखा गया है। कोई मंदिरों का पैसा उसमें देने की बात नहीं की गई है। होता क्या है कि किसी बच्ची की फीस जमा करवानी है, अगर उसने मेडिकल कॉलेज में आना तो उसके कागज की फॉर्मेलिटी शिमला आती है। हमने डीसी को ऑथराइज कर दिया कि आप उसकी बर्थडे की फीस को जमा करवा दीजिए ताकि 24 घंटे में उसकी एडमिशन कैंसिल ना हो। ऐसी कोई चीज नहीं है। हमारा बजट है और बजट स्कीम है और एक कानून के द्वारा दी गई बजट स्कीम है। तो जो अच्छी योजनाएं हैं उसमें जयराम ठाकुर जी को भी योगदान करना चाहिए। और इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हैदराबाद से श्याम सुंदर और हमारे कंसल्टिंग एडिटर विनोद मिश्रा जुड़े हुए हैं। श्याम सुंदर, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे जो सरकार की ताज़ा स्थिति है, आर्थिक स्थिति, और जिस तरह से तेलंगाना में मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने इस बात को स्वीकार कर लिया कि हमारे पास धन नहीं है जो योजनाएं हैं उनको चलाने के लिए। तो ये जो शॉर्टकट से शॉर्ट सर्किट वाली जो सियासत है
उसका क्या तेलंगाना जीता जागता उदाहरण बन रहा है? जो शॉर्टकट सियासती बोल रहे वो जनता के लिए बहुत तकलीफ हो रही है। सब हर एक पार्टी चुनाव का पहले मुफ्त के वादा कर रहे, वो मुफ्त की वादा जो जनता तकलीफ उठा रहे। अभी तेलंगाना सरकार के मुख्यमंत्री श्री रेवंत रेड्डी जी ने खुद बताया सो है, दिल्ली हाल में जो दिल्ली में एक नेशनल कॉन्क्लेव हो, उन्होंने बताया सो है तेलंगाना राष्ट्र के ऊपर 7 लाख करोड़ के आम जनता के ऊपर ऋण की भार है। 2014 में जो तेलंगाना राष्ट्र के आविर्भाव हुआ, तेलंगाना 14 से लेकर तेलंगाना 23 तक देखे तो 7 लाख करोड़ का ऋण आम जनता के ऊपर हुआ। हालांकि हर महीने की आमदनी है तेलंगाना सरकार की 18,500 करोड़, उसमें 6,500 करोड़ जो वेतन में जा रहे हैं, बाकी का 6,500 सूद में जा रहे हैं, जो बैंक से ला रहे हैं, दूसरी जगह से ला रहे हैं, उसमें जा रहे हैं। बाकी बचे 5,000 करोड़ है। 5,000 करोड़ राष्ट्र के विकास के लिए और जनता के संक्षेम जनता के कल्याण के लिए उसमें लागू कर रहे हैं। जितना भी है पूरे वादे किए सोए वादे तो चुनाव के पहले जो कांग्रेस पार्टी ने 2023 में वादे किए, 6 वादे किए, अभी तक 2-3 ये लागू कर चुके हैं। बाकी लागू करने में भी दिक्कत हो रही है। अभी वेतन देने के लिए भी राष्ट्र सरकार के पास पैसे पूरा बाकी बचा नहीं है सर। बहुत कोशिश कर रहे हैं और आर्थिक परिस्थिति सुधारने के लिए भी राष्ट्र सरकार प्रयास कर रहे हैं सर उसके ऊपर। जी और उसको वेतन देने के लिए भी जो सरकार की जमीनें हैं बाकी के। जी बिल्कुल ठीक है, आप हमारे साथ बने रहिए। विनोद मिश्रा, जो भी वेतन देने के जी आपका पॉइंट आ गया। मैं समझ रहा हूं कि निश्चित तौर पर स्थिति जो है बहुत डामाडोल है और आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो रही है सरकारों की, और तेलंगाना की आपने स्थिति बताई श्याम सुंदर। सवाल ये उठता है कि चुनाव जीतने के लिए वादे करने से पहले पार्टियां राज्य की स्थिति का आकलन क्यों नहीं करती? राजनेताओं को यह हक कौन देता है विनोद मिश्रा कि वो राज्य की आर्थिक स्थिति से लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर सके? लेकिन अभी भी हमारे हैदराबाद के जो रिपोर्टर श्याम सुंदर जी बता रहे थे, तो मुझे याद आया कि मल्लिकार्जुन खड़गे कुछ महीने पहले ही कर्नाटक के सीएम, डिप्टी सीएम सारे लोग बैठे हुए थे, तो बता रहे थे लोगों को कि अगर यार तुम्हारे पास पैसे नहीं होते हैं तो वादा क्यों करते हो, उतने ही वादा करो जितना तुम दे सको। जी, तो किसी सीएम का निखिल इतना हार्ड कन्फेशन मैंने आज तक नहीं सुना था जो तेलंगाना के सीएम का रेवंत रेड्डी जी का, जो इंडिया टुडे के कॉन्क्लेव में वो थे और जो व्यवस्था अपनी रख रहे थे। तो मुझे ये इस देश की बेचारगी जैसी लग रही थी कि एक चीफ मिनिस्टर कह रहा है कि मेरे पास में डेवलपमेंट के लिए पैसे बचते ही नहीं है, तो मैं कौन सा डेवलपमेंट करूं। जो श्याम सुंदर बता रहे थे आपको पूरा उन्होंने एक तरह से फिगर दिया कि 18,500 करोड़ रुपए महीने का उसका आमदनी है जिस स्टेट की, उस स्टेट में आप ये देख लो कि पूरे 5,000 उसके बच जाते हैं डेवलपमेंट के लिए और वेलफेयर के लिए। तो अब उसमें खाए क्या और कमाए क्या, उसमें डेवलपमेंट का कौन सा ऐसा ये बनाए। तब तो यही है कि इलेक्शन एक फार्मूला है, आप फार्मूले पर इलेक्शन जीत लो और उसके बाद देश को, राज्य को अपने हाल पे छोड़ दो। यही चीज तेलंगाना के सीएम का एक कन्फेशन से पता चलता है। निश्चित तौर पर तो ऐसी स्थिति में वोटरों को सोचना चाहिए, जागरूक होइए और सोचिए कि आखिर ये जो शॉर्टकट है उससे शॉर्ट सर्किट होगा और नुकसान हमारा, आपका, आम जनता का ही होगा। श्याम सुंदर, बहुत शुक्रिया इस तमाम अपडेट के लिए, और विनोद मिश्रा जी आपका भी शुक्रिया। और रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। जीएलए यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। फिर आया एंटरटेन
कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल। डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री। नई सुबह नई शुरुआत डीडी न्यूज के पावर पैक शो के साथ। राजनीति, कारोबार और होगी सुर्खियों पर भी चर्चा। अखबारों की हेडलाइंस, खेल, सिनेमा सहित मिलेगी संपूर्ण खबर। देखिए नया सवेरा सोमवार से शुक्रवार सुबह 8 बजे डीडी न्यूज पर। राष्ट्रीय खबरें हो या अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे की बात, राजनीति से जुड़ा हर पहलू, साथ ही बिजनेस का उतार चढ़ाव, खेल जगत की अपडेट से लेकर मनोरंजन की छोटी बड़ी हलचल। देखिए मिड डे प्राइम। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद, और अब बात करेंगे बिहार की चुनावी हलचल की जो तेज हो चुकी है। महागठबंधन बनाम एनडीए की लड़ाई में कांग्रेस पार्टी इस बार बिहार में कुछ अलग करना चाहती है। राहुल गांधी के लगातार बिहार दौरे से यह बात भी साफ हुई है कि कांग्रेस अपने जनाधार की तलाश में सक्रिय हो गई है। पूर्व कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार कहते हैं कि अगर आलाकमान मुझे बिहार की जिम्मेदारी सौंपते हैं तो वे बिहार वापस लौट सकते हैं। तो क्या कांग्रेस पार्टी कन्हैया कुमार को दिल्ली के बाद बिहार लॉन्च करना चाहती है? इसमें दिक्कत है लेकिन राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को। कम्युनिस्ट पार्टी के नाम पर गठबंधन के बावजूद लालू यादव कन्हैया कुमार की बिहार में भूमिका बढ़ाने को तैयार नहीं थे। उन्हें इस बात का अंदेशा है कि कन्हैया कुमार तेजस्वी का विकल्प न बन जाए, लेकिन कांग्रेस पार्टी बैसाखी के बदले खुद की जगह ढूंढ रही है। पप्पू यादव ने कहा है कि महागठबंधन का नेतृत्व इस बार कांग्रेस करेगी। सीटों को लेकर सिर्फ तेजस्वी फैसला नहीं ले सकते हैं, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि राजद ये बात मानने को तैयार नहीं है कि बिहार में कांग्रेस का भी आधार है। तेजस्वी यादव सीधे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमला बोलकर एंटी इनकम्बेंसी का मुद्दा बनाना चाहते हैं। साथ ही नीतीश के स्वास्थ्य को लेकर भी सवाल उठाकर जनता के बीच उन्हें मिसफिट बता रहे हैं। जेडीयू ने सीधे तेजस्वी पर प्रहार किया है कि आरक्षण को एजेंडा बताने वाले तेजस्वी के लिए आरक्षण परिवार तक सीमित है। अपने और अपने परिवार के लोगों को एडजस्ट करना ही उनकी नीति रही है। सवाल यह है कि 3 दशक से बिहार में सामाजिक न्याय की सियासत के नाम पर लालू यादव ने अपने परिवार को स्थापित किया है। क्या बिहार के विकास को लेकर भी कभी कोई रोड मैप बन सकता है? इसको लेकर बड़ा सवाल यह है कि बिहार में पलायन और शिक्षा को लेकर क्या विपक्ष में कोई चर्चा है? अगर नहीं है तो फिर जातीय समीकरण को फिट करने में कन्हैया कुमार की शायद ही कोई भूमिका हो। और इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मधुरेंद्र कुमार हमारे संवाददाता बने हुए हैं। उनके पास सीधा रुख करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर बिहार की सियासत में क्या कुछ चल रहा है, किस तरह से ये सारी स्थितियां वहां बनी हुई हैं। किस तरह से देखते हैं मधुरेश की ये जो पूरा आरजेडी बनाम कांग्रेस होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि अपनी अपनी जमीन तलाश रही है। अगर आरजेडी वापस सत्ता पाना चाहती है तो कहीं ना कहीं कांग्रेस भी एकला चल के कम से कम अपनी जमीन तलाशने की कोशिश में दिख रही है। क्या बताएंगे आप? हाँ जी बिल्कुल। देखिए, जब लोकसभा चुनाव के नतीजे आए उसके बाद से ही राजद और कांग्रेस में जो डिफरेंसेस है वो दिखनी शुरू हो गई थी। एक पतली सी दरार दिख रही थी जो अब धीरे धीरे करके विधानसभा चुनाव आते आते खाई का रूप लेते जा रही है। जो कांग्रेस है वो लगातार प्रेशर बना रही है राजद के ऊपर में कि ज्यादा से ज्यादा उसको सीटें मिले ताकि वो विधानसभा चुनाव में उन पर चुनाव लड़ सके। वहीं तेजस्वी साफ कहते आ रहे हैं कि जिसका अस्तित्व नहीं है या जिसकी जितनी पिछले चुनाव में वोट बैंक थी उसके अनुसार वो सीट का बंटवारा करेंगे। हालांकि ये कंप्लीट प्रेशर पॉलिटिक्स है, लेकिन इस बीच में कांग्रेस भी कहीं से भी दबाव बनाना कम नहीं कर रही है। वो तेजस्वी के विकल्प के रूप में बिहार में कन्हैया कुमार को स्थापित करने की कोशिश कर रही है। बड़ी बात यह है कि कन्हैया कुमार को तेजस्वी भी पसंद नहीं करते हैं और लालू यादव भी पसंद नहीं करते हैं, और ये जग जाहिर है, पहले से ये बात सभी जानते हैं।
जी। अब ऐसी स्थिति में सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस क्यों लालू यादव की नाराजगी मोल लेकर के कन्हैया को बिहार में यात्रा करवा रही है। सब तो ये भी एक प्रेशर पॉलिटिक्स के तहत ही है। वो कन्हैया कुमार जो दिल्ली में फेल हो गए थे, उनके बिहार में सफल होने पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है। लेकिन फिर भी कांग्रेस यहाँ पर चेहरे की कमी होने के कारण एक बोल सकते हैं कि एक दाव खेल रही है कि अगर ये दाव फिट बैठ गया अपने 16 मार्च के बाद, तो फिर एक नया समीकरण यहाँ पे देखने को मिल सकता है। हालांकि इसकी संभावना बहुत ज्यादा दिख नहीं रही है, क्योंकि कन्हैया कुमार की बात करें तो खुद बेगूसराय में बहुत अच्छी स्थिति में वो नहीं है, जहां से कहा जा रहा है कि कन्हैया कुमार को विधानसभा चुनाव लड़वाया जा सकता है। उनका घर बेगूसराय के बिहट में है। बिहट के अलावा अन्य किसी जगह पर उनका कोई वजूद नहीं है, बहुत अच्छी पकड़ नहीं मानी जाती है। मंझौल जैसा इलाका में भी वहां पे उनकी थोड़ी बहुत पकड़ है, लेकिन उसके अलावा कहीं और उनकी पकड़ देखी नहीं जा रही है। तो ऐसे में पूरे बिहार में वो कितना चेंज ला पाएंगे, युवाओं को कितना रिझा पाएंगे और रोजगार को के मुद्दे को कितना भुना पाएंगे। ऐसी स्थिति में जब कल ही नीतीश कुमार ने 51,000 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र बांटा है, लगभग 3 लाख से ज्यादा शिक्षकों की नियुक्ति ऑलरेडी हो चुकी है, 50,000 से ज्यादा जो नियुक्ति है वो स्वास्थ्य विभाग में होनी है, 38,000 नियुक्ति जो है वो ग्रामीण विकास विभाग में होनी है। अलग अलग विभागों में जो नियुक्ति अच्छा, है, ये देखने में आ रहा है लगातार कि किस तरह से जो बिहार की सियासत है उसमें तेजस्वी यादव एक के बाद एक कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के खिलाफ खड़े होते हुए नजर आते हैं और कोई भी मौका नहीं छोड़ते। किस तरह से ये ओवरऑल जो सियासत है चुनावी वर्ष में बिहार की, कैसे देखते हैं इसको? थोड़ा संक्षेप में रखिएगा जी। नीतीश कुमार को लेकर के तेजस्वी लगातार हमलावर निश्चित रूप से दिख ही रहे हैं, और ये नीतीश कुमार ये विधानसभा सत्र जो चल रहा है उसमें भी ये देखने को मिला। हालांकि आज भी जो तेजस्वी का बयान है वो डायरेक्ट हिट इसलिए है क्योंकि तेजस्वी को ये पता है कि बिहार में बीजेपी जो चुनाव लड़ रही है, जी बिहार में बीजेपी जो चुनाव लड़ रही है वो जदयू के साथ ही है। उनका जो गठबंधन है इंटैक्ट है। और बीजेपी ने साफ कर दिया है कि उनका जो सीएम फेस है वो नीतीश कुमार होंगे, इसलिए तेजस्वी लगातार उन पर हमलावर है। बिल्कुल ठीक बात है, इससे सियासत को समझा जा सकता है। बहुत शुक्रिया मधुरेश इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। तो बिहार की सियासत पर आपने सटीक जानकारी दी। निश्चित तौर पर बिहार के लोग भी इसको ठीक से जानते पहचानते हैं। इस वक्त में बस इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।